हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। पिछले पार्ट में हमने नगरों के बारे में पढ़ा था कि नगरों का विकास कैसे हुआ, और हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी जिसमें हमने उपमहाद्वीप से बाहर की ओर व्यापार, सिक्के और राजा के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो हमारा बिंदु है मूल बातें, यानी इस समय की जो मूल बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। मूल बातों में सबसे पहले यदि बात करें तो पहली जो मूल बात है वो है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों के अध्ययन में हमें यह बात पता करनी है कि इतिहासकार अभिलेखों का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है ये इतिहासकारों को कैसे पता चलता है। तो इस शताब्दी में जो अभिलेख सबसे पहले हमें मिल रहे हैं वो मौर्य काल में अशोक के अभिलेख मिल रहे हैं। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। इतिहासकारों ने ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि को पढ़ने में किस प्रकार सफलता प्राप्त की, उन पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। ब्राह्मी लिपि के अध्ययन में यदि बात करें तो ये जो वर्तमान में हमारी जो भाषाएं हैं, जो देवनागरी लिपि से जैसे हिंदी भाषा है उत्पन्न हुई है, और भी जो भाषाएं हैं, उन सभी लिपियों की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। ब्राह्मी लिपि के अध्ययन में सबसे पहले जो इसके अध्ययन के लिए शुरुआत की गई वो की गई 18वीं सदी में। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा इस लिपि के अध्ययन के लिए हमारे जो भारतीय जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया गया। हमारे पंडितों की सहायता से इन यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया, आधुनिक बंगाली भाषा का अध्ययन किया, और इस अध्ययन से इन्होंने इस गहन परिश्रम के बाद आखिरकार सन 1838 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। 1838 में, हालांकि एक डेट और भी मिलती है 1837, लेकिन आपकी किताब में 1838 डेट दे रखी है तो आप ये याद रखिए 1838। 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान। और जेम्स प्रिंसेप ने किस प्रकार ये सफलता प्राप्त की, हमारे जो संस्कृत और जो आधुनिक बंगाली भाषा के जो शब्द है उनके ब्राह्मी लिपि के साथ उनको समानता बिठाते हुए इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आगे की बात करें ख्रोष्टी लिपि का अध्ययन, तो ख्रोष्टी लिपि का अध्ययन किस प्रकार हुआ वो और बात कर लेते हैं। क्योंकि अशोक के अभिलेखों में दो प्रकार की लिपियां मिल रही है, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक ख्रोष्टी लिपि। ख्रोष्टी लिपि का अध्ययन किस प्रकार हुआ। ख्रोष्टी लिपि का अध्ययन अशोक के उत्तर पश्चिमी जो साम्राज्य क्षेत्र है वहां पर ख्रोष्टी लिपि के अभिलेख मिल रहे हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है, यहां पर यदि हम बात करें तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यहां पर हिंद यूनानी शासक शासन करते थे। ये हिंद यूनानी शासकों का जिक्र मैं बीच में क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर इनके सिक्के मिल रहे हैं जिनके ऊपर यूनानी और ख्रोष्टी लिपि में शासक का नाम लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए ए शब्द का प्रयोग
अपोलोडोट्स के लिए किया गया है, यूनान के शासक अपोलोडोट्स के लिए किया गया है। इसके अलावा यदि हम और बात करें इसमें, तो इस लिपि को पढ़ने के लिए यूरोपीय जो विद्वान हैं उन्होंने यूनानी भाषा यानी आधुनिक यूनानी भाषा का अध्ययन किया और उसके अक्षरों को ख्रोष्टी लिपि से मिलाने का प्रयत्न किया और इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो अभिलेखों के अध्ययन में हमने दो प्रकार की लिपियों के बारे में बात कर ली, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक ख्रोष्टी लिपि, कि किस प्रकार इतिहासकार इन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करते हैं। आगे की हम बात करें तो जो अगला बिंदु है हमारा बिंदु है वो है अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य। अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य। अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि अभिलेख हमें किस प्रकार के साक्ष्य प्रदान करते हैं। क्या अभिलेख हमें उस समाज के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पक्षों की जानकारी देते हैं या केवल कुछ ही क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। इसके लिए हम अशोक के दो अभिलेखों को उदाहरण के रूप में लेते हैं। अशोक का पहला अभिलेख इसके लिए हम अशोक के दो अभिलेखों को उदाहरण के रूप में लेते हैं। अशोक का पहला अभिलेख जिसमें अशोक का नाम नहीं मिल रहा है, उसकी केवल उपाधियों का जिक्र मिल रहा है, और एक वो अभिलेख लेते हैं जिसमें अशोक का नाम और उसकी उपाधियों का भी जिक्र मिल रहा है। एक अभिलेख हम वो लेते हैं जिसमें अशोक का नाम नहीं है, अशोक की उपाधियों का जिक्र है, अशोक की उपाधियों का उल्लेख है। और एक दूसरा अभिलेख लेते हैं अशोक का जिसमें अशोक के नाम के साथ साथ अशोक के नाम के साथ साथ उपाधियों का भी जिक्र मिल रहा है। उपाधियों का भी, अशोक के नाम के साथ साथ उपाधियों का भी जिक्र मिल रहा है। इन दोनों अभिलेखों को इतिहासकारों ने जब एक साथ इनका निरीक्षण किया तो पता लगा कि दोनों अभिलेखों में भाषा, लिपि, शैली में लगभग समानता है। क्या निष्कर्ष निकला इससे? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो अभिलेख हैं ये एक ही शासक ने बनवाए हैं, क्योंकि भाषा, लिपि और शैली में समानता मिल रही है। इसका मतलब इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये जो अभिलेख हैं ये अशोक ने ही या एक ही शासक ने इन अभिलेखों का निर्माण करवाया है। आगे की हम बात करें तो एक इसमें अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों में अशोक का एक अभिलेख है और मिल रहा है जिसमें अशोक की वेदना बताई जा रही है। अशोक की वेदना क्या है, ये इसको भी समझ लेते हैं। अशोक की वेदना, अशोक की वेदना का मतलब यहां पर यह है कि अशोक ने अपने राज्य रोहण के 8वें वर्ष में कलिंग पर अटैक किया और विजय प्राप्त की। लेकिन कलिंग में यानी आधुनिक उड़ीसा, कलिंग में अशोक की इस विजय का गुणगान करने वाला अभिलेख हमें नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इतिहासकार यह अनुमान लगा रहे हैं कि जो अशोक था उसने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए उसको इस युद्ध का पश्चाताप हो रहा था, इसलिए उसने अपने इस विजय का गुणगान वर्तमान ओडिशा में अभिलेख के रूप में नहीं करवाया है। अभिलेखों में और हमें किस प्रकार के जानकारी मिल रही है, क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो भी थोड़ा देख लीजिए। अभिलेखों में नगरों के पास अभिलेख मिल रहे हैं जिसमें राजा के आदेश वगैरह लिखवाए हुए होते थे। नगरों के पास अभिलेख मिल रहे हैं। इन अभिलेखों में राजा के आदेश हुआ करते थे, राजा के आदेश। पहला प्रश्न, ये जो अभिलेख है, जैसे मैं पहले बताना भूल गया, वापस बता देता हूँ। ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि में जो अभिलेख लिखे गए हैं वो लिखे गए प्राकृत भाषा में।
ये जो अभिलेख लिखवाता था राजा आदेश के रूप में, ये प्राकृत भाषा में होते थे। प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि क्या उस समय उदाहरण के रूप में पाटलिपुत्र में सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली इस समय जो भाषा प्राकृत भाषा थी। पहला प्रश्न ये बनता है कि राजा ने ये नगरों के पास यातायात मार्गों के किनारे ये अभिलेख पत्र के ऊपर उत्कीर्ण करवा दिए। क्या सभी लोग इस प्राकृत भाषा को लिखित रूप में पढ़ सकते थे क्या? इसकी जानकारी क्या हमें इन अभिलेखों से मिलती है क्या? या क्या उस समय वो लोग रुककर यहाँ पर इन आदेशों को पढ़ते थे, या फिर इनमें जो नियम लिखे हुए उन नियमों की पालना करते थे? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जानकारी हमें अभिलेखों से नहीं मिलती है। इसका मतलब अभिलेख सीमित जानकारी प्रदान कर रहे हैं, पूर्ण जानकारी अभिलेखों से नहीं हो सकती। अगला बिंदु अपन ले लेते हैं अभिलेखों की सीमा या अभिलेखों के साक्ष्यों की सीमा। कि अभिलेख आखिरकार हमें कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अभिलेखों की सीमा, अभिलेखों की सीमा। अभिलेखों की सीमा की बात करें तो अभिलेखों से हमें केवल उस व्यक्ति के विचारों की जानकारी मिलती है जो व्यक्ति अभिलेख लिखवाता था। इसके अलावा हमें वहां के आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में अभिलेखों से जानकारी नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए कृषि की प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जो सुख दुख की घटनाएं हैं वो अभिलेखों से हमें नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिलेख कुछ सीमा तक ज्ञान प्रदान कर। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अभिलेखों में तकनीकी बाध्यता भी होती है, तकनीकी सीमा भी होती है। जैसे अभिलेखों में कई अक्षर इतने बारीक लिखे जाते हैं जिनको पढ़ना आसान नहीं होता। दूसरा, अभिलेखों में हमें कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हुए मिले हैं। हम लिखते हैं उसमें हम आगे शब्दों में हम जैसे अपनी भाषा लिखते हैं, उस भाषा में हम कई शब्द आगे ब्रैकेट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि जो मूल शब्द जो पास में लिखा हुआ है उसका अर्थ बताने के लिए ब्रैकेट में हम शब्द लिखते हैं। इतिहासकारों ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश की है, लेकिन पूर्ण रूप से इन अर्थों तक पहुंच पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो अर्थ हैं ये विशेष स्थान और समय के संबंध में बताए गए हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, यदि हम और बात करें अभिलेखों से जानकारी के संबंध में, तो अभिलेख में कई शब्द नष्ट हो गए हैं, इसलिए उनका अर्थ लगाना आसान नहीं है। और कई अभिलेख हमें आज तक मिले ही नहीं है, जिनका जिक्र कहीं ना कहीं ग्रंथों में किया गया है। वो कई अभिलेख हमें मिल ही नहीं रहे हैं, आज तक मिले ही नहीं। इसका मतलब एक तो ये हुआ। इसके अलावा अभिलेखों में हम और बात करें तो जितने भी आज जो हमारे पास अभिलेख उपलब्ध है उन सभी का अभी तक अनुवाद नहीं किया गया। कुछ ही अभिलेखों का अनुवाद किया गया है। तो अभिलेखों से एक अभिलेखों में होती है मौलिक समस्या। एक तो हमने बात कर ली तकनीक की सीमा होती है अभिलेखों में। तकनीकी सीमा, तकनीकी सीमा में हमने पढ़ लिया कि जो अक्षर वगैरह वो स्पष्ट नहीं होते। कई जो अभिलेख है वो हमें मिले नहीं। कई अभिलेखों में ब्रैकेट में जो शब्द लिखे हुए हैं उनके पूर्ण अर्थ प्राप्त करना संभव नहीं है। एक होती है मौलिक समस्या अभिलेखों की। मौलिक समस्या का अर्थ यह हुआ कि आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती है। आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी नहीं मिल रही है अभिलेखों से। आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी नहीं मिल रही है। ये मुख्य बात है, ये ध्यान रखनी है। तो आज के इस पार्ट में हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा कि इतिहासकार कैसे अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, इतिहासकारों ने कैसे अभिलेखों की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की।
और अभिलेख हमें किस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध करवाते हैं या अभिलेखों से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ चीज़ें अभी भी इस पार्ट में बाकी रह गई हैं जिसको अगले पार्ट में हम लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।